Guys, welcome to the course Industrial Process Control. Now we will discuss some important communication fundamentals in this lecture. इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर वो 4 to 20 मिली एम्पेयर्स 4 to 20 मिली एम्पेयर्स ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है करंट की फॉर्म में और वोल्टेज के फॉर्म में 0 to 10 वोल्ट। तो लेकिन हम प्रेफर करंट को करते हैं, क्यों? क्योंकि करंट ड्रॉप नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे जो वोल्टेज है ये ड्रॉप हो जाता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी आपके लूप की, आपका जो वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड पे आपको कम मिलेगा। क्यों? बहुत सारा वोल्टेज वो रास्ते की जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो दैट्स वाई वी यूज़ करंट एज अ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसको हम 4 to 20 क्यों रखते हैं? इसको 4 को हम लाइव ज़ीरो भी कहते हैं, यानी ये 0 मिली एम्प्स नहीं रखते हैं, हम 4 मिली एम्प्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 मिली एम्प हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका लूप ब्रेक है, और अगर आपका सेंसर फॉल्टी हो तो ये 4 मिली के बजाय कोई 3.8 या 3.6 पे सेट किया होता है, यानी हमारे लिए डायग्नोस्टिक आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 0 to 20 रखें और 0 मिली एम्पेयर आ रहे हों तो अब हमें नहीं पता कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है, लूप में फ़ॉल्ट है या सेंसर में फ़ॉल्ट है। लेकिन अगर 4 to 20 रखा हुआ है और 0 मिली एम्प आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लूप ब्रेक हो गया। और अगर 4 से कम आ रहा है, जैसे 3.6 आ रहा है, इस ये एक स्टैंडर्ड होता है नैमोर, उसे बोलते हैं NAMUR। उसमें बाकायदा डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर इतना करंट होगा तो ये फॉल्ट होगा और इतना करंट होगा तो ये फॉल्ट होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि 3.6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेंसर आपका फॉल्टी हो गया है, आप सेंसर पे जाके काम करें, आपका लूप ठीक है। तो इसलिए 4 को बोलते हैं लाइव ज़ीरो, लाइव ज़ीरो इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर वही एक्सप्लेन किया हुआ है, ये बड़ा अच्छा एक ट्यूटोरियल है इसका 4 to 20 मिली एम्प्स के हवाले से। ठीक है, इसके अंदर जो है उन्होंने प्राइमरीली ये एक्सप्लेन किया है कि हम कम्युनिकेशन 4 to 20 में इसलिए करते हैं कि करंट ड्रॉप नहीं होता जबकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसमें 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है। ठीक है, ये एक कंट्रोल लूप की बुनियाद है। ये हर कंट्रोल सिस्टम में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में आपको ये चीज़ नज़र आएगी, चाहे वो DCS हो, चाहे PLC हो, या चाहे SCADA सिस्टम हो। तो एक आपका सेंसर है। असल जो चीज़ है जो मेजरिंग करेगी वो सेंसर पार्ट होगा। ठीक है, सेंसर सेंस करेगा प्रेशर को, या कोई भी जो प्रोसेस वेरिएबल है उसको, टेम्परेचर को सेंसर सेंस करेगा। अब सेंसर क्या करेगा? सेंस करके अपनी एक आउटपुट जनरेट करेगा, तो इसको ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि एक अपने आउटपुट दे देगा, इन टर्म्स ऑफ वोल्ट दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आगे 4 to 20 में कंडीशन करेगा, यानी ये सिग्नल कंडीशनिंग हो रही है 4 to 20 मिली एम्प्स। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आपके आ जाती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या करती है कि इस लूप को जो पावर चाहिए होती है वो पावर सप्लाई देती है, पावर का सोर्स है बेसिकली, रूह रवां आप कह लें इसको। इसके बगैर आपका लूप नहीं चल सकता। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपका लूप है, कि लूप क्या होता है कि क्लोज्ड पाथ को लूप बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते हैं मैश एनालिसिस। ठीक है, जैसे KVL क्या होता है, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, हम पढ़ते थे ना। तो ये लूप है आपका बेसिकली जो फोर्थ एलिमेंट है। और फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा इसका? रिसीवर, कि ये रिसीवर में, अच्छा अब रिसीवर कैसे काम करेगा? आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम रिसीविंग एंड पे, जिसको प्रेसियन रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रेसियन रेजिस्टेंस जो कि आमतौर पे 250 ओम की होती है। तो 250 ओम अगर हो और 4 to 20 मिली एम्प्स आ रहे हो, तो आप V इक्वल टू IR के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब 4 मिली होगा तो यहाँ पे 1 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, करंट यूँ जा रहा है ना यूँ, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा और इधर माइनस होगा। करंट जहाँ से एंटर होता है रेजिस्टेंस में वहाँ प्लस आता है, वो हाई पॉइंट एट हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव वाला पॉइंट एट लो पोटेंशियल होता है। अगेन ये सर्किट एनालिसिस है। तो अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के लिए आपका सर्किट एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सर्किट एनालिसिस अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इजीली जो है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, और इजीली जो है यू कैन वर्क इन इंडस्ट्री। तो अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि 4 to 20 मिली एम्प्स आपका 1 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4 मिली एम्प्स मल्टीप्लाइड बाय 250 ओम विल बी 1 वोल्ट। 4 मिली एम्प मल्टीप्लाइड बाय योर 20 मिली एम्प मल्टीप्लाइड बाय 250 ओम, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो आपका 5 वोल्ट आ जाएगा।
तो 1 to 5 वोल्ट इधर जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप सेंसर लगा दें जो कि इस वोल्टेज को मेजर करें। तो जब वोल्टेज 1 वोल्ट आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपका सिग्नल लो पे है। अगर आपने कैलिब्रेशन इस तरह से किया कि 4 मिली एम्प लो है और 20 मिली एम्प हाई है, और अगर आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं रिसीवर को, तो इसका मतलब है कि आपका जो सिग्नल है वो हाई लेवल पे पहुँचा हुआ है, फुल रेंज पे पहुँच गया। तो ये है आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर की बेसिक्स जो आपको क्लियर होने चाहिए। मेरे से भी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था, मेरे से ये स्टैंडर्ड ही पूछा जा रहा था। खैर उस वक्त तो मुझे इतना इसका मालूम नहीं था। तो एनी हाउ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड क्या होता है जिसमें आप कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो कन्वेंशनली ये चल रहा है इस वक्त, ये थोड़ा पुराना हो गया है। आजकल जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हार्ट में हो रही है, हार्ट कम्युनिकेटर। और अब उससे आगे जो दौर है वो फील्ड बस का दौर है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड बस कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। तो ये थी आपकी 4 to 20 मिली एम्प्स। तो ये उसके अंदर सारा एक्सप्लेन हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है। तो 4 to 20 मिली एम्प करंट लूप, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ ए डोमिनेंट स्टैंडर्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। It is simple option to connect and configure. It uses less wiring and connections than the other signals, greatly reducing initial setup costs. Better for traveling long distances as current does not degrade over long connections like voltage. तो ये बड़ा important point है। It is less sensitive to background electrical noise. Since 4 milliamp is equal to 0% output, it is incredibly simple to detect a fault in the system. ठीक है, ये live zero इसको हम कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, what is live zero। अच्छा, करंट लूप्स कैन ओनली ट्रांसमिट ऑन वन पर्टिकुलर प्रोसेस सिग्नल। अब ये इसकी डेफिशिएंसी है कि आप एक लूप से एक ही सिग्नल करवा सकते हैं, आप उसमें जो है वो मल्टीपल सिग्नल्स जो है वो नहीं भेज सकते। यानी एक एक पेयर है आपके पास, उसमें 4 to 20 में आप 3-4 ट्रांसमीटर नहीं कनेक्ट कर सकते। तो इसी 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 की वजह से अब देखें, आपके पास अगर 3 लूप्स हैं तो उनके लिए आपको अलग-अलग वायर्स डालनी पड़ेंगी, आपका खर्चा बढ़ गया। तो इसी को ख़त्म करने के लिए फील्ड बस आई थी जिसमें मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन का ऑप्शन है। मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन क्या होगी कि आपके 5-6 ट्रांसमीटर एक ही वायर्स के अंदर, एक ही वायर से आपने कनेक्ट किए हुए हैं और वो डिजिटली अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल लूप्स मस्ट बी क्रिएटेड इन सिचुएशंस वेयर देयर आर न्यूमरस प्रोसेस वेरिएबल्स दैट रिक्वायर ट्रांसमिशन। अच्छा, these isolation requirements become exponentially more complicated as the number of loops increase। तो बेसिकली हार्डवेयर का थोड़ा सा इसमें मसला है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके समरी। 4 to 20 मिली एम्पेयर करंट लूप इज द प्रिवेलिंग प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल इन मैनी इंडस्ट्रीज। It is an ideal method of transferring process information because current does not change as it travels from transmitter to receiver. It is also much simpler and cost effective. However, voltage drops and number of process variables that need to be monitored can impact its cost and complexity. By knowing these fundamentals, you will be able to make more informed decisions about process control in your facility that could affect your bottom line। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस वेरिएबल्स बहुत बढ़ जाते हैं ना, फिर ये इस पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो फिर आप 4 to 20 से आगे मूव करेंगे, जो कि आपकी फील्ड बस टेक्नोलॉजीज़ है। इसमें सबसे पहले हार्ट आती है, जो जिसमें मैंने काम किया हुआ है, वो हार्ट में मैंने काम किया हुआ है, इस वक्त है पाकिस्तान में वही है। और हार्ट के अलावा जो आगे है फर्दर, जो अगला नेक्स्ट वर्जन आ रहा है वो फील्ड बस का है, जिसमें से प्रोफे बस आती हैं। फिर प्रोफे बस के बाद उसमें आप बहुत सारी फील्ड फाउंडेशन फील्ड बस उसके अंदर आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर सिग्नल ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि सिग्नल्स कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट बीइंग डिग्रेडेड बाय नॉइज़। ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि इसमें हम जो करंट की फॉर्म में जो करते हैं कम्युनिकेशन, ये उसके बारे में बेसिकली बताना चाह रहा है। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ अ ट्रांसमीटर एम्पलीफाई एंड कंडीशन द वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द सेंसर। यानी पहले सेंसर लगा हुआ है, उसके ऊपर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, सो दैट द सिग्नल्स कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट बीइंग डिग्रेडेड बाय नॉइज एंड द सिग्नल्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल सच एज इंडिकेटर्स, रिकॉर्डर्स एंड कंट्रोलर्स। ट्रांसमीटर्स यूज वेरियस टेक्निक्स टू ट्रांसमिट देयर सिग्नल। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, 4 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? 4 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम देखें, 4 वायर्स, 4 तारें, 2 तारें पावर की और 2 वायर्स आपकी जो हैं वो सिग्नल की होंगी इसके अंदर। तो ये 4 वायर सिस्टम है। अब इसका मसला क्या है इसमें? इसका नुकसान ये है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। पावर के लिए आपको ज़्यादा पेयर डालना पड़ रहा है और सिग्नल के लिए ज़्यादा पेयर डालना पड़ रहा है, तो ये कॉस्टली सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं 2 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम। 2 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है
कि टू वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में एक ही वायर के अंदर पावर भी होती है और उसी वायर में सिग्नल भी होता है, और ये वाला इस्तेमाल होता है ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर। आपका ये प्रेफरेबल है। क्यों? क्यों इसके अंदर आपकी कॉस्ट सेविंग है, एक ही पेयर में आप पावर भी दे सकते हैं और आप इससे आगे जो है वो सिग्नल भी इसमें दे सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसमीटर्स अवेलेबल टुडे आर टू डिवाइसेस, बोथ द पावर एंड सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय द सेम टू केबल्स। द करंट ट्रांसमिशन इज यूज्ड बिकॉज अ करंट सिग्नल कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ये देखेंगे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, द करंट ट्रांसमिशन इज यूज्ड बिकॉज अ करंट सिग्नल कैन बी ट्रांसपोर्टेड over long distances without being affected by resistance of the circuit that can change according to the length and temperature as well as the quality and number of connections। अच्छा, अब ये तो हमें बड़ा क्लियर है, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल होता कैसा है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल होता है, प्रोसेस है उसके साथ सेंसर लगा हुआ है 4 to 20 की फॉर्म में, सेंसर भी ट्रांसमीटर आप कह लें, ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसके अंदर ही सेंसर है। ये कंट्रोलर को गया 4 to 20 की फॉर्म में फीवी सिग्नल, यहाँ पे सेट पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से फिर आपका एरर सिग्नल जनरेट हुआ, एरर सिग्नल आपका जनरेट होगा, ठीक है, जिसको मैनिपुलेटेड आउटपुट बोलते हैं, जो कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को गया, और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ने फर्दर इन्फ्लुएंस किया आपके प्रोसेस को, यानी 4 to 20 मिली एम्प्स में आपकी आ गई पीवी और 4 to 20 मिली एम्प्स में आ गई आपकी आउटपुट। अच्छा, अब उसके नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट वर्जन है वो है स्मार्ट ट्रांसमिशन के। स्मार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम्स क्या होते हैं? स्मार्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा कि एनालॉग और डिजिटल दोनों इकट्ठे अपेंड होते हैं, यानी एनालॉग कम्युनिकेशन हो रही होगी 4 to 20, उसके अंदर डिजिटल भी हो रही होगी, जिसको बोलते हैं फेज शिफ्ट किंग, मतलब FSK का प्रिंसिपल यूज़ कर किया जाता है इसके अंदर। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें आपके पास जो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है आपके पास काफ़ी, यानी आप ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन ऑन साइट कर सकते हैं, आप उसके सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं, आपको और भी बहुत सारी जो ट्रांसमीटर की इंफॉर्मेशन है उस तक एक्सेस हो जाती है। तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट ट्रांसमीटर ट्रांसमिट डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स बाय द सेम टू केबल्स। अ डिजिटल सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ट्रेडिशनल 4 to 20 milliamps। डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन इज़ फास्टर एंड मोर एक्यूरेट दैन एनालॉग। ये तो आपको पता है कि एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल में ऑब्वियसली डिजिटल इज़ बेटर, क्योंकि उसमें 1-0 की फॉर्म में आप अगर नॉइज़ आ जाती है तो आप 1-0 को अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू योर एनालॉग इन्फॉर्मेशन जो कि नॉइज़ से अच्छी खासी करप्ट हो जाती है। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल रूम using the same two cables with bidirectional digital transmission, including configuration and diagnostic information. This often makes it possible to remotely diagnose a field device problem and saving a costly trip to the field। अब हमारे पास क्या होता था कि जो ट्रांसमीटर की अक्सर जो होती थी कैलिब्रेशन हो गई आपकी, कैलिब्रेशन मीन्स उसकी जो LRB URB चेंज करते थे, मैं कंट्रोल रूम से ही कर देता था, मतलब मुझे फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, मैं कंट्रोल रूम पे मार्शलिंग पैनल खोल के उसके जहाँ पे टर्मिनेशंस होती थी उसके साथ हार्ड कनेक्ट करता था, और मुझे सारे का सारा आपका जो ट्रांसमीटर जो फील्ड में कहीं दूर लगा होता था वो एक्सेस हो जाता था, तो मैं वहीं से चेंजेस कर लेता था। तो ये वो बात कर रहा है बेसिकली। द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिजिटल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन बेल 202 FSK स्टैंडर्ड इसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये आगे हम फर्दर मज़ीद डिस्कस डिटेल में करेंगे इसको। ये इसका जो है एक डायग्राम है कि जिसमें 4 to 20 मिली एम्प्स के ऊपर आपने डिजिटल कम्युनिकेशन अपेंड की हुई है, ठीक है। तो ये आपका FSK जो है हार्ट प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्जन जो है एडवांस वर्जन वो है फील्ड बस। फील्ड बस में क्या होगा कि आपकी एक ही वायर के अंदर मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन होगी, यानी एक तार है, एक तार के अंदर आपने 10-15 ट्रांसमीटर लगाए हुए हैं और हर ट्रांसमीटर का एक एड्रेस है, उसको नोड की फॉर्म में आपने डिफाइन किया हुआ कि नोड 0, नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो फील्ड बस इज अ डिजिटल टू वे मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन लिंक अमंग इंटेलिजेंट कंट्रोल डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ 4 to 20 milliamp standard। Multi-drop communication means the digital communication between several field devices such as valves, pressure transducers, etc. and computer PLCs और remote terminal units RTUs, ये हम पढ़ेंगे RTU क्या होते हैं SCADA सिस्टम में, can take place over the same two cables। The multi-drop capacity of a field bus may result in the most immediate cost savings benefits for users since a single pair of cable is shared across multiple devices। अच्छा, द मेन एडवांटेज ऑफ फाउंडेशन फील्ड, कॉस्ट बच जाएगी आपकी, इतनी सारी तारें हर इंस्ट्रूमेंट के लिए लदा लदा डालने की बजाय क्या करोगे, एक ही तार निकलेगी और वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स में घूम जाएगी।
अब यहाँ पे आता है कि एक तार पे फिर बहुत ज़्यादा आप रिलायबल, उसको रिलायबल होनी चाहिए, तो आप वो रिडंडेंट बना सकते हैं, यानी एक के साथ एक एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं ताकि अगर एक में फॉल्ट आए तो दूसरी उसको ओवरटेक कर ले। द मेन एडवांटेज ऑफ फॉल्ट फाउंडेशन फील्ड बस इज़ दी इट अलाउज द रिलोकेशन ऑफ कंट्रोल फंक्शंस। अच्छा, अब एक और चीज़ कॉन्सेप्ट ज़रा देखें कि आपका एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसने सिग्नल देना है कंट्रोलर को। कंट्रोलर लगा हुआ है कंट्रोल रूम के अंदर, पीएलसी कंट्रोल रूम में, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सिग्नल ट्रांसमीटर से निकला, कंट्रोल रूम गया 10 किलोमीटर, फिर कंट्रोल रूम के अंदर सेट पॉइंट से फैसला हुआ उसका और एक आउटपुट जनरेट हुई, जो कि फिर ट्रांसमीटर के साथ ही एक एक्चुएटर लगा हुआ था, तो 10 किलोमीटर फिर सिग्नल जो है दोबारा एक्चुएटर को जाएगा, यानी आपका सिग्नल जो है वो 20 किलोमीटर उसने फासला तय किया। तो क्या ही अच्छा हो कि जहाँ ट्रांसमीटर लगा है उसके साथ एक्चुएटर लगा, तो वो दोनों वहीं पे फैसला कर लें, मतलब ट्रांसमीटर जो है वो वहीं से अपने जो एक्चुएटर है उसको ड्राइव कर ले, इतनी दूर जो भेज रहा है वो कंट्रोलर को, और कंट्रोलर से फिर इतनी दूर सिग्नल जो वापस जा रहा है। तो ये एक इनएफिशिएंट सा एक प्रोटोकॉल है। तो इसको कॉप करने के लिए फाउंडेशन फील्ड बस बनाई गई, ठीक है, जिसमें जो कंट्रोल के जो डिसीजंस हैं, जो लोअर लेवल कंट्रोल के डिसीजंस हैं, वो फील्ड डिवाइसेस को दे दिए गए हैं और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम को जाएगी। ये है आइडिया फाउंडेशन फील्ड बस का। The main advantage of FF is that it allows the relocation of control functions such as PID from the central control room to the field devices. In this way, a cycle can be performed through direct communication between a sensor and a control valve. This results in better and more reliable control as well as less complex centralized control system. The current limitation is the communication speed and limited maximum number of instruments linked to the same communication segment. अब आपके पास इन्विटेशन नहीं आएगी भाई आप 32 कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट 64 कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन आपके पास इसमें आ जाएगी। तो फाउंडेशन फील्ड बस का बेनिफिट क्या हुआ कि जो कंट्रोल डिसीजंस थे लोअर लेवल के वो फील्ड डिवाइसेस को चले गए। अच्छा, उसके बाद इस फर्दर आगे बता रहे हैं। अच्छा, ये डायग्राम आगे ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगी, ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो नज़र नहीं आ रही, आगे आ जाएगी। द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोफिबस इज़ दैट इट इज़ वेल सूटेड अलॉन्ग। अच्छा, अब द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोफिबस, अब प्रोफिबस की बात करें कि प्रोफिबस भी जो है ये बेसिकली सीमेंस का स्टैंडर्ड है, ये भी एक फील्ड बस है जो कि सीमेंस के स्टैंडर्ड में आती है, दैट इट इज़ सीमेंस है और ये ओपन सोर्स है, इसमें दूसरे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स इसकी आगे आ रही हैं। फॉर द डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन देयरफॉर इट इज़ ऑफन सेलेक्टेड इन प्रोसेस विद अ हाई नंबर ऑफ डिजिटल सिग्नल्स लाइक बैच प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये आगे हम देखते हैं दो तरह के प्रोसेस होते हैं, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस। इट कैन रीच हायर कम्युनिकेशन स्पीड इन दी ट्रेडिशनल मास्टर स्लेव कन्फिगरेशन। मास्टर स्लेव कन्फिगरेशन ये होती है कि आपका एक मास्टर होता है और एक आगे स्लेव होता है। मास्टर ने सिग्नल देना है तो स्लेव ने आगे से एक्ट करना है, स्लेव अपने तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। मास्टर स्लेव इसको कहा गया। ये खैर इस तरह के जो वर्ड्स हैं मास्टर स्लेव ये अब ख़त्म हो रहे हैं आगे। अच्छा, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द मेन मास्टर अ रिजर्व मास्टर कैन टेक ओवर द कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर एक मास्टर में फॉल्ट आ गया तो दूसरा जो हेल्दी है वो उसको रियल टाइम में टेक ओवर कर जाए। तो इसमें आता है होल्ड हॉट रिडंडेंट एंड कोल्ड रिडंडेंट। हॉट रिडंडेंट क्या होगा, जो चलते हुए टेक ओवर कर ले। कोल्ड रिडंडेंट क्या होगा, जिसके अंदर सिस्टम शट हो जाएगा और आपको दोबारा से उसको जो हेल्दी वाले के साथ चलाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें रिडंडेंसी भी हम डिस्कस करेंगे, सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम्स भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक्स के अंदर, तो उसमें ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की तरफ, डीसीएस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, चलें पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS is a computerized control system for a process or plant usually with many loops in which autonomous controllers are distributed throughout the system but there is no central operator supervisory control। यानी कोई सुपरवाइजरी की तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा कि जिसमें आपका एक मास्टर होगा बाकी स्लेव्स होंगे, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है। अच्छा, this is in contrast to the systems that uses centralized controllers, either discrete controllers located at the central room or within a central computer. The DCS concept increases reliability and reduces installation costs by localizing control functions near the process plant with remote monitoring and supervision.
तो अब DCS में देखें, DCS आप कैसे एक, अच्छा आपके साथ आपके पास जैसे हमारी लैब के अंदर 6 PLCs हैं, हम इन 6 PLCs को आपस में कनेक्ट करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना सकते हैं, उसको भी हम एक DCS बोल सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में जो DCS है जिस पे मैंने काम किया था फॉक्सपोरो का, उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो किस तरह का आर्किटेक्चर होता है। तो असल में जो इसमें मेन चीज़ है ना वो है ना आयोस, इनपुट्स एंड आउटपुट लूप्स। कि अगर आपके पास एक लूप है, जस्ट एक लूप है, तो आप एक सिंपल कंट्रोलर लगाएं। और अगर आपके पास मल्टीपल लूप्स हैं तो आप PLC लगा दें। और अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लूप्स हैं तो फिर आप DCS लगाएं। ये है बुनियादी कॉन्सेप्ट। और PLC इज़ नॉर्मली डिस्क्रीट प्रोसेस के लिए जो है वो डिज़ाइन हुई थी। जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है, यूरिया फैक्ट्री या बॉटलिंग फैक्ट्री, जिसमें एक बैच मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बैच बैच प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें आप PLC की तरफ जाते हैं। और अगर आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपका प्रेशर लेवल टेम्परेचर फ्लो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, PID कंट्रोल है, फिर उसके अंदर फजी कंट्रोल भी है, एडवांस कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स भी आपको चाहिए, तो यू गो टू दी DCS, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा ये देखें, ये एक इसका है आर्किटेक्चर के, जिसमें आप देखें कि आपके पास क्या है। सबसे पहले आप फील्ड लेवल पे आते हैं कि ये आपके पास फील्ड लेवल है, और ये कन्वेंशनल आपके 4 to 20 मिली एम्प वाले ट्रांसमीटर और रिसीवर्स लगे हुए हैं। हर एक के देखें लैदर लैदर वायर्स हैं, तो ये हार्ट पे भी हो सकते हैं। मैंने जिन पे काम किया था वो हार्ट पे होते थे। यानी हार्ट क्या है कि हार्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग, यानी 4 to 20 के ऊपर आपका डिजिटल सिग्नल भी है। तो ये आपका जन आगे रैक्स आ गए, आपकी मार्शलिंग रैक्स इन्हें आप कह सकते हैं। और ये आपके जो हैं वो मॉड्यूल्स होंगे जो इनके साथ इनको डील कर रहे हैं डिवाइसेस को। फिर आपके मेन कंट्रोलर आ जाते हैं, जैसे प्राइमरी कंट्रोलर है और सेकेंडरी कंट्रोलर है। ठीक है, ये आपके रिडंडेंट कंट्रोलर्स आ गए हैं। आमतौर पे क्या होता है कि इसकी कैबिनेट अलहदा होती है, यानी ये कैबिनेट अलहदा होती है, और जो मेन वाली है इसकी कैबिनेट अलहदा हो सकती है, या ये उस कैबिनेट में भी हो सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग भी होती है कि इतनी सारी वायर्स आती हैं इनके ऊपर, और इससे फिर एक वायर निकलती है जो कि इन कंट्रोलर तक जाती है, मल्टीप्लेक्स होके। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि फर्दर यहाँ से वायर्स निकली और ये आपके नेटवर्क बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इथरनेट स्विच लगा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इसमें प्राइमरी है, दूसरा इसमें सेकेंडरी है, यानी ये रिडंडेंट है कि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा उसको टेक ओवर कर लेगा। और फिर उसके साथ क्या है, ऑपरेटर वर्क स्टेशन है, ऑपरेटर इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन भी एक होता है इसके अंदर। इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन, यानी अगर आपने कोई चेंजेस करनी है प्रोग्राम वगैरह के अंदर तो आप इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन से करते हैं। और ऑपरेटर वर्क स्टेशन आपका कंट्रोल रूम में होता है कि जिससे ऑपरेटर जो है वो आपके लूप्स को ऑपरेट करता है मैनुअल के अंदर और ऑटो। मतलब मैनुअल में वो कंट्रोल करेगा, ऑटो अगर कर देंगे तो वो सेट पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो है वो चलना शुरू हो जाएगा लूप ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो ट्रेडिशनल प्रोसेस कंट्रोलर्स, ईच प्रोसेस कंट्रोलर्स वर स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट्स विद द फेस प्लेट। द इंडिकेशन was of the PV and SP, usually with an output gauge of some description. Some instruments, the latter was not an indication of the controller output, but rather the actual position of the valve coming from a feedback signal. This all made up a traditional control loop process uh, to sensor to transmitter to controller to control valve, which adjusted the process. तो ये एक आपके पास एक ट्रेडिशनल लूप है, तो जिसमें आपने एक कंट्रोलर लगाया होगा। अगर आपके पास इस तरह के मल्टीपल लूप्स हैं तो आप PLC लगाएं, और अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लूप्स हैं तो यू गो फॉर द DCS। तो increased interconnection of analog and discrete signals now became possible through microprocessor, both hard to be converted to digital. Other benefits were saving in the wiring, reduction in the power consumption, capability of many signals being accepted to one point. तो अब ये देखें DCS का एक आर्किटेक्चर ये भी है, जिसमें आप देखने के मुख्तलिफ सेंसर्स के सिग्नल आ रहे हैं कंट्रोलर यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर, IO मॉड्यूल्स, और उससे फिर कंट्रोलर से आगे फर्दर इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन और ऑपरेटिंग वर्क स्टेशन आपके लगे हुए हैं। तो ये आपका एक DCS का एक आर्किटेक्चर कह सकते हैं इसको आप। द अच्छा, सॉफ्टवेयर में हम बात करते हैं, द इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन IEC। ठीक है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन, वो IEC वैसे इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन वैसे उसको उसका सही नाम है। इट हैज़ डिफाइंड 5 स्टैंडर्ड languages for configuration of controllers. 4 of these languages are functional blocks for continuous control, ladder logic for discrete requirements, sequential flowcharts for sequencing and batch control, structured text for complex calculations.
तो डीसीएस में मैंने पहले भी आपको पीएलसी पढ़ाते वक्त बताया था कि फंक्शनल ब्लॉक के अंदर हम कर रहे होते हैं जो प्रोग्रामिंग मैंने की थी फॉक्सबोरो के अंदर, और पीएलसी के अंदर हम लैडर को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो लैडर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज़्यादातर लैडर को प्रेफर करते हैं और एफ को। बाकी एस और या स्ट्रक्चर टेक्स्ट, अगर आपका कोई सी का है, कंप्यूटर साइंसेस का है तो बंदा, तो वो इसको प्रेफर करेगा, इसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। The fifth language is like the assembler but not normally used for configuration. Vendors now allow more than one language. अच्छा, the term hardware, software and firmware are often used when referring to computers. Hardware क्या है? It is a tangible part which can be touched. Software क्या होता है? Which is this? It is a set of instructions of a computer which tells it it's how to function. Firmware क्या होता है? It is the software which is burned into a PROM and always stays the same. यानी फर्मवेयर को आप कहते हैं कि जैसे आपका ये बायोस आप कह सकते हैं, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो उसका हिस्सा रहेंगी हमेशा। तो फर्म इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ बर्न्ड इनटू अ PROM एंड इट इज़ ऑलवेज द सेम, so that certain routines are always done the same way, such as algorithms for a three-term controller or calculations such as multiplying and dividing. Firmware। अच्छा, अब ये देखें, ये DCS आपके सामने एक लगा हुआ है जिस पे ये काम हो रहा है। ये आपका जो है, इसमें एक इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन होगा जिसमें इंजीनियर बैठ के चेंजेस कर सकता है, और बाकी सारे क्या होंगे? ऑपरेटिंग वर्क स्टेशन, जिससे ऑपरेटर जो है वो लूप्स को मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, और किस किस ब्रांड के नॉर्मली ये आते हैं? जनरल के आते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, एक्सपीरियन, PKS, एमरसन, डेल्टा वी, ये काफ़ी मशहूर है, लगा हुआ था हमारे पास आदि गैस फील्ड के अंदर। योकोगावा के बड़े मशहूर हैं, सेंटम, फॉक्सबोरो, इसमें मैंने काम किया हुआ, IA सीरीज़, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सीरीज़। तो ये बड़े 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 ब्रांड हैं आपके जो है इसके DCS के। अच्छा, अब बैच मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे मैंने पहले कहा था, ये आ गया बैच मैन्युफैक्चरिंग। बैच मैन्युफैक्चरिंग से मुराद ये होता है कि आपका एक वक्त में एक काम हो रहा होता है। जैसे T=0 पे ये काम हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, 2 घंटे के बाद आपका जो है ये एजिटेटर, इसको एजिटेटर बोलते हैं, वो इसकी मिक्सिंग कर रहा है, और 4 घंटे के बाद एक आपका प्रोडक्ट फिनिश होकर निकल रहा है। ठीक है, ये है बैच मैन्युफैक्चरिंग। और कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जो DCS के लिए प्रेफर होती है, कि रॉ मटेरियल भी आ रहा है उसी वक्त में, आपका जो है वो प्रोडक्ट हिल भी रहा है, एजिटेट भी हो रहा है, ये निकल रहा है यहाँ से, देखें, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, निकल रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, निकल रहा है, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें बैच मैन्युफैक्चरिंग की तरह डिस्क्रीट इवेंट्स पे काम नहीं होता कि पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। इसमें हर वक्त में हर काम हो रहे होते हैं। A simple depiction of two types of manufacturing. Both manufacturing, the material is changed before the start of the processing and the product is discharged at the end of the processing. Continuous manufacturing, material and the product are simultaneously charged and discharged from the process respectively. तो ये आपको बताना चाहिए कि बैच मैन्युफैक्चरिंग और कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन हमने बात की थी। इंजीनियरिंग स्टेशन होते हैं, दीज आर द स्टेशन फॉर दी इंजीनियर्स। जैसे अगर मैंने करना होता है, मैं ये डाई का इंजीनियर हूँ, मैंने अब उसमें चेंजेस करनी है लूप के अंदर, तो मैं जाके उसको क्या करूँगा कि इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन पर बैठूँगा और उसमें लॉगिन जो मैं करूँगा अपने, मेरा एक अलग लॉगिन बनाऊँगा जो इंजीनियर्स के पास लॉगिन होता है, जिसके पास राइट्स होते हैं टू चेंज दी प्रोग्राम, तो वो मेरे पास होगा। और मैंने वो सिर्फ ऑथराइज लोगों के पास होता है प्लांट के अंदर, जो उस पर काम कर सकते हैं DCS पे, टू कन्फिगर द सिस्टम एंड ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट दी कंट्रोल एल्गोरिथम्स। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर कंसोल, इस पे ऑपरेटर आपका बैठेगा। दीज आर लाइक द मेंटर्स ऑफ आवर कंप्यूटर्स, दे प्रोवाइड अस द फीडबैक ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इन दी प्लांट। जैसे हमारे प्लांट पे जब वो HMIs बन रही थी, जैसे ये वाली HMI भी आगे आ जाएगी, तो वो ऑपरेटर्स ने बनवाई थी कि जी इसको ऐसे बना दें, इसको इस तरह बना दें, ताकि उन्होंने प्लांट चूँकि ड्राइव करना उनको आसानी हो। उन्होंने अपने हिसाब से जो है, हमने एज पर स्टैंडर्ड्स, उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसको डिज़ाइन करवाया था। तो एज वेल एज द कमांड वी इशू टू द कंट्रोल सिस्टम, दीज आर ऑल्सो द प्लेसेस वेयर द ऑपरेटर्स इशू कमांड्स टू द फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा जी, हिस्ट्री मॉड्यूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें DCS में हिस्ट्री मेंटेन होती है। हमारे पास 2 साल की लिमिट थी कि हम 2 साल तक जो है रख सकते थे, उसका डेटा हमारे पास मौजूद था। दिस इज़ लाइक द हार्ड डिस्क ऑफ आवर PCs है। हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा बड़ी कर लें हार्ड डिस्क, आपके पास डेटा ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर हो जाएगा। दे स्टोर द कन्फिगरेशंस ऑफ द DCS एज वेल एज द कन्फिगरेशंस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लांट। They also store the graphic files that are shown in the console, and in most systems these days they are able to store some plant operating data. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपका एक पैरामीटर है प्रेशर, आपने देखना है कि जी फलाने वेल का प्रेशर जो है पिछले 2 साल से उसका क्या ट्रेंड है।
वो प्रेशर पहले कितना था 2 साल, फिर 2 महीने, हर महीने बाद अगर आप उसका नोट कर सकते हैं, उसका ट्रेंड निकाल के, इसको ट्रेंड बोलते हैं, जिसमें आपका ग्राफ आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम कि 2 सालों के अंदर ये ग्राफ है जी उसका, कि प्रेशर इतना कम हो गया, इस रेट के साथ प्रेशर आपका कम हो रहा है। अच्छा, अदर मॉड्यूल्स इसमें कौन से होते हैं? आईओ मॉड्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम एफ बी एम कहते थे, फील्ड बस मॉड्यूल्स। तो आईओ मॉड्यूल्स में क्या, दीज मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डी सी एस। इनपुट एंड आउटपुट कैन बी एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग। अच्छा, ये याद रखिएगा, डिजिटल आपके 8 होंगे, 16 के होंगे, 32 के होंगे, एनालॉग आपको 8 का ही मिलेगा। ये मेरे से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि एनालॉग का जो कार्ड होगा उसकी आईओज कितनी है। तो एनालॉग की मैक्सिमम जो आईओज अभी तक मैंने देखी हैं और अभी तक जो देखी गई हैं वो 8 तक ही हैं, 0 से लेकर 7 तक चैनल्स होते हैं। 16 का नहीं होता, 32 का नॉर्मली नहीं होता, शायद अब आगे हो लेकिन उस वक्त नहीं थे। तो डिजिटल क्या होगा, 8, 16, 32, 64 का आप कह सकते हैं, जैसे हमने डी एल डी में पढ़ा हुआ है, 2 raised to power। अच्छा, digital IOs are those like on-off, start-stop signals. Most of the process measurements and controller outputs are considered analog. These are the points where the field instruments are hardwired. अच्छा जी, डेटा हिस्टोरियन क्या होता है? वही हिस्टोरियन मॉड्यूल का ही एक पार्ट है। दीज आर दी यूजुअली एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर डेडिकेटेड टू प्रोसेस वेरिएबल्स, स्टोर दी प्रोसेस वेरिएबल्स, स्टोरिंग के लिए, सेट पॉइंट्स, आउटपुट्स, वैल्यूज। दे आर यूजुअली ऑफ हायर स्कैनिंग रेट्स दैन दैट अवेलेबल इन द हिस्ट्री मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल्स आते हैं, दे आर लाइक द ब्रेन्स ऑफ डी सी एस। ठीक, कंट्रोल मॉड्यूल आपका मेन जो कंट्रोल आपका मॉड्यूल होगा ये वो है। इसके अलावा कौन से मॉड्यूल्स थे? फील्ड बस मॉड्यूल्स थे, जो कि आपके आईओस के साथ कनेक्टेड थे। यानी होगा ये कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, पहले आपके इंस्ट्रूमेंट्स से वायरिंग जाएगी कंट्रोल रूम में मार्शलिंग पैनल के अंदर। मार्शलिंग पैनल में क्या होगी, टर्मिनेशन होंगी। फिर मार्शलिंग पैनल के बाद फिर वो जाएगी आपकी एफ बी एम के अंदर, यानी फील्ड बस मॉड्यूल्स के अंदर जाएगी। तो फील्ड बस मॉड्यूल से फिर क्या होगा, मल्टीप्लेक्स होके एक तार निकलेगी जो इन सब का डेटा कैरी करके आपके मेन कंट्रोलर को देगी, जो कि रिडंडेंट होंगे। ठीक है, फिर उन रिडंडेंट कंट्रोलर से क्या होगा कि दोबारा वायर्स निकलेंगे, नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर, यानी हमारे पास जो थी वो ऑप्टिकल फाइबर वाली थी, वो जो वायर्स थी वो भी रिडंडेंट होंगी और वो जाएंगे ईथरनेट स्विच में। फिर ईथरनेट स्विच से फिर आपके जो है जाएंगे मुख्तलिफ इंजीनियरिंग वर्क स्टेशंस और आपके ऑपरेटिंग वर्क स्टेशंस जो लगे हुए हैं, या प्रिंटर अगर कोई आपने अटैच किया हुआ है। तो इस तरह से आपको एक DCS का, प्रॉपर DCS का आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में मिलेगा। अच्छा, अब इसमें है डिजिटल फील्ड कम्युनिकेशंस। अब डिजिटल फील्ड कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, जिसमें हम डेटा हाईवे हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे एक डेटा हाईवे जो बड़ी केबल थी जिसके अंदर सारा डेटा था। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सेव्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लेस वायर, फ्यूअर कनेक्शंस, लेस एरर इन रॉन्ग कनेक्शंस, बट अवॉइड नैरो पिचेस। अच्छा, ये नहीं, एक अच्छी खासी जिसे कहते हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन की एक केबल। तो डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर सिंगल वायर नोन एज डेटा हाईवे, ठीक है, हैव सेव्ड इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट कंपेयर्ड विद द हार्डवायर कनेक्शंस फॉर द सेम फंक्शंस। A single consistent cable throughout a plant site using one consistent controller can be connected in only one way. It is either connected or it isn't. यानी इसमें आपको फिर redundancy जो है डालनी पड़ेगी, ताकि अगर एक केबल आपकी फेल हो जाए तो दूसरी अवेलेबल हो। अच्छा, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, हार्ट प्रोटोकॉल। द हार्ट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ यूनिकली बैकवर्ड कंपैटिबल solution for smart instrument communication as the both 4 to 20 analog and digital communication signals are transmitted simultaneously on the same wiring. HART provides many benefits promised by Fieldbus while retaining the compatibility and familiarity of existing 4 to 20 milliampere systems. तो एनालॉग सिग्नल जो आपका होगा 4 to 20, उसके ऊपर आपने FSK अपेंड किया हुआ है। ये देखें, इसका पीक कितना है, +5 mA, और ये है -5, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0। तो आपका जो 4 to 20 का करंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा इससे। और क्या रेंज है, 1200 हर्ट्ज 1 के लिए होगी, ठीक है, मार्क आप कह लें इसको, और 0 स्पेस आप कह लें इसको। तो 22 हर्ट्ज मार्क एंड स्पेस करके 1 और 0 को कहते हैं ना डिजिटल कम्युनिकेशन में, इफ़ यू रिकॉल। तो 2200 हर्ट्ज जो है आपका जो है इसमें 0 की फ्रिक्वेंसी है 2200 हर्ट्ज, 1 की है 1200 हर्ट्ज। ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड है।
अच्छा, the HART protocol enables two-way digital communication with smart instruments without disturbing the 4 to 20 milliampere analog signal. Both 4 to 20 milliampere analog and HART digital communication signals can be transmitted simultaneously over the same wiring. ये देखें 4 to 20 और उसके ऊपर आपके जो है अपेंड किया हुआ है डिजिटल सिग्नल। और ये कौन सी है इसमें प्रोटोकॉल? FS की, फेज शिफ्ट कीइंग। और क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है आपकी? 1 पे 1200 और 0 पे 2200, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका एक लूप से शो कर रहे हैं कि जनाब ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर, इसको आप PLC कह सकते हैं। हार्ड इंटरफेस लगा हुआ है और उसके साथ एक डिवाइस लगा हुआ है। अब आप ये दो वायर्स, ये हार्ड कम्युनिकेटर होता है, इस पर लगाएं और इस ट्रांसमीटर के आप जो है वो इसके पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अगर आपने चेंज करना है, जैसे मिसाल के तौर पे पहले आपने ट्रांसमीटर कैलिब्रेट किया हुआ है कि जी 0 से लेके मिसाल के तौर पे वो 0 से 100 PSI पे 4 to 20 देता है, तो आप उसकी रेंज चेंज कर सकते हैं कि जी अब ये 0 से 1000 PSI पे 4 to 20 देगा। तो वो आप इस हार्ड कम्युनिकेटर से चेंज कर सकते हैं। और ये देखें, आप इसको कंट्रोल रूम में कनेक्ट कर सकते हैं, फील्ड में भी जाके कर सकते हैं, कंट्रोल रूम में भी कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपका सफ़र बच जाएगा इतना ज़्यादा जो इसमें आपने फील्ड पे जाना है। अच्छा, उसके बाद अगर फर्दर हम देखते हैं फील्ड बस कम्युनिकेशंस में, फील्ड बस क्या होती है कि डिजिटल सीरियल मल्टी ड्रॉप। देखिए, मल्टी ड्रॉप क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक तार के ऊपर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स टर्मिनेट हुए हुए हैं। डिजिटल होती है, सीरियल होती है, मल्टी ड्रॉप होती है, टू वे कम्युनिकेशन पाथ होता है, फुल डुप्लेक्स पाथ अमंग इंडस्ट्रियल फील्ड इक्विपमेंट सच एज सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स एंड इवन कंट्रोल रूम्स। तो फील्ड बस किसके लिए है? इसके लिए जो सबसे निचले लेयर जो होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, उसके लिए। फील्ड बस इज़ अ स्पेसिफिक ISA SP50। ISA स्टैंडर्ड है, इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका पहले इसका नाम था, जो कि अब है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन। तो उसका स्टैंडर्ड है SP50, स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग एट द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस इन द ऑटोमेशन सिस्टम। देखिए, ऑटोमेशन सिस्टम के लोएस्ट लेवल पे ही काम करती है। अच्छा, फील्ड बस allows for communication and interoperability among smart field devices and control system devices from multiple vendors। यानी इसमें मल्टीपल वेंडर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे एलन ब्रैडले हैं या सीमंस है या श्नाइडर है। श्नाइडर खैर श्नाइडर आपकी, हाँ श्नाइडर है, सीमंस, एलन ब्रैडले, आपकी योकोगावा, वो सारे के सारे इस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंफॉर्मेशन एक्सेस फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोल, अलार्म टास्क ड्यूरिंग प्लांट स्टार्टअप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। एज द स्टैंडर्ड्स इज डेवलपिंग एंड गेनिंग इंटरेस्ट, टू वर्जन आर इमर्जिंग। अब इसमें ये याद रखना है आपने, दो तरह के वर्जन होंगे, H1 और H2। H1 क्या होगा कि इट इज़ फॉर लिंकिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर टू कंट्रोल डिवाइसेस, इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। दूसरा होगा H2 या HSE, जो हाई स्पीड ईथरनेट के फॉर्म में होगा। तो H2 फॉर फंक्शनिंग एज अ फुल ब्लोन डेटा हाईवे ऑन अ मोर सोफिस्टिकेटेड स्केल। ये अभी हम देखते हैं कि H1 H2 क्या होता है। अच्छा, ये डायग्राम ज़रा देखें कि आपके जो कन्वेंशनल सिस्टम्स थे एनालॉग, या आपके जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ट्रांसमीटर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें क्या होगा कि आपकी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगी और फिर वो 4 to 20 के थ्रू इधर जाएगी, एक एक ट्रांसमीटर से दूसरे कंट्रोलर में, या मतलब दो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके। अब होगा क्या कि उसमें आपको A to D कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें माइक्रो प्रोसेसर है तो वो तो डिजिटल होगा, लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन 4 to 20 में करवानी है तो उसको आपको D to A और इसी तरीके से फिर A to D ये लगाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें अब नुकसान क्या है आपको? खाम में आपका जो A to D D to A जो है वो लगाना पड़ रहा है। तो मच वेस्टफुल कन्वर्जन एग्जिस्ट टुडे विद कन्वर्जन सिग्नल्स। उसके मुकाबले में क्या होगा? उसके मुकाबले में आप ये देखें कि आप फील्ड बस यूज़ कर लें। फील्ड बस में क्या करें, जस्ट यहाँ से तार निकालें और उसके साथ कनेक्ट कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको A to D D to A लगाने की। तो फील्ड बस है, या दूसरा ये ऑप्शन है 4 to 20। तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी विद एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप खुद बताएं कि इसमें से कौन सी बेटर है? ये बेटर है नीचे वाले, क्योंकि इसमें आपके खाम खा की कन्वर्जन में टाइम जो ज़ाया हो रहा है, कॉस्ट आ रही है, फिर डिले आ रहा है, तो वो सारे आपकी बचत हो जाएगी आपकी। तो ये फील्ड बस इज़ द फ्यूचर। तो फील्ड बस में आप देखें, फील्ड बस में एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ट्रांसमीटर है, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये आपस में फील्ड बस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे एक ट्रांसमीटर और एक वैल्व लगा हुआ है, तो वो इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो फील्ड बस इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशंस।
अच्छा, फील्ड बस हैज़ एक्सपेंडेड द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल विद द फॉलोइंग फीचर्स, ग्रेटली रिड्यूस्ड वायरिंग कम हो गई आपकी ना, मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको लदा वायर्स डालनी पड़ रही थी, वो कॉस्ट आपकी बच गई। इवन मोर स्केलेबिलिटी आपके पास आ गई, ऑप्शन आ गए, स्टिल लेस रिस्क। रिस्क इसमें ये है कि बस एक तार होगी तो उसको रिडंडेंट आप कर दें, पर रिस्क ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा, दोनों इकट्ठे भी तो ख़राब हो सकती हैं। अच्छा, मल्टी वेंडर इंटरऑपरेटेबिलिटी ड्यू टू एन ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड कैन इंटरकनेक्ट DCSs एंड PLCs, कंट्रोल कैन बी लोकल, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांस फीचर्स फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजर्स, जिसमें सेल्फ ट्यून, फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके उसमें आ सकते हैं। हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर कि फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क्स का हम एक इंट्रो लेंगे, क्योंकि एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं आजकल के जो आ रहे हैं उनमें ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है फील्ड बस के? आर्किटेक्चर एडवांटेजेस टू द फील्ड बस लीड अस टू अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स व्हिच कैन बी प्लेस्ड इनटू 3 कैटेगरीज, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। आपको इंस्टॉलेशन का बेनिफिट हो गया, कॉस्ट बच गई, जगह भी बच गई। ऑपरेशन का बेनिफिट हो गया कि उसमें ज़्यादा आपके पास आ गई, पैरामीटर ज़्यादा आ जाएंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। मेंटेनेंस में भी आपके लिए आसानी, इतनी सारी तारें नहीं होगी, सिंपल एक तार ही होगी, उसको मेंटेन करना भी आसान है। The field bus is multi-drop, which reduces the amount of wiring and costs, not just of the wire, but also of the terminations and testing of all this wiring. Field bus provides standardized access methods to the device parameters of both sensors and elements over the wire, thereby enabling remote configuration. Less maintenance because of the increased reliability. Maintenance benefits क्या हैं कि less maintenance because of the increased reliability and digital technology. Faster maintenance because digital diagnostics can be specific, leading to faster correction and complete automatic documentation. Access to numerous parameters, ये बड़ा important बात कर रहा है, access to numerous parameters within smart devices makes remote diagnostics possible and sometimes maintenance as well. फाउंडेशन फील्ड बस जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होगा, आपका बेनिफिट के जो डिसीजन है, जैसे कंट्रोल का डिसीजन है, PID कंट्रोल है, अब वो फील्ड डिवाइसेस में चला गया। वो आपके सिग्नल को इतना लंबा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कंट्रोल रूम आए, कंट्रोल रूम पे कंट्रोलर को जाए, कंट्रोलर से फिर दोबारा वापस एक्चुएटर को जाए। तो फाउंडेशन फील्ड बस इन ऑल डिजिटल सीरियल टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम H1, जो मैंने पहले इसमें आ रहा था H1, उसकी स्पीड नॉर्मली होती है 31.25 kbps, इंटरकनेक्ट्स द फील्ड इक्विपमेंट सच एज सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड IO। दूसरा होता है HSE, हाई स्पीड ईथरनेट, दैट इज़ 100 Mbps, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन ऑफ हाई स्पीड कंट्रोलर्स such as PLCs, H1 subsystems via linking device, data servers and workstations. Foundation field bus is the only protocol with the built-in capability to distribute the control application across the network. अब ये देखें, ये डायग्राम ज़रा ज़्यादा क्लियर हो रही है उस पहले वाली से जो पहले आई थी। अब इसमें कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोलर है, उसके बाद आपके इनपुट आउटपुट, ये आपके ट्रेडिशनल हैं, ठीक है ना, हर एक की लहदा वायरिंग लगी हुई है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यहाँ पे FBM मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, फील्ड बस मॉड्यूल, और फिर वो आगे कंट्रोलर को जा रहे हैं, कंट्रोलर से आगे फर्दर ईथरनेट स्विचेस को जा रहे हैं, और एक उसका एक नेटवर्क बन रहा है। जबकि इसमें क्या होगा कि HSE और लिंकिंग डिवाइसेस, और एक आपका निकला जनाब वायर जो कि एक्चुएटर्स में घूम गई, आपकी फील्ड डिवाइसेस में घूम गई। तो H1, इसको हम कहेंगे H1, 31.25 kbps स्पीड आपको पता होनी चाहिए, और HSE जो कि कितनी थी, 100 Mbps स्पीड थी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 Mbps। अच्छा जी, in the control system architecture, H1 field bus is used at the field level to connect the transmitters and positioners, etc. HSE high speed Ethernet is used at a higher level between linking devices. यानी हायर लेवल पे आप HSE यूज़ करेंगे, जो टॉप लेवल थोड़ा सा मतलब फील्ड लेवल से जो ऊपर वाला लेवल है उस पर HSE है, और फील्ड लेवल पे आपका H1 होगा। And the host workstations, the HSE will not replace H1, but the two complement each other and serve enterprise needs at different levels of plant hierarchy. ये देखें, फाउंडेशन फील्ड बस की कोर एग्जांपल दी है, HSE फील्ड बस लगी हुई है, उसके बाद आपकी H1 फील्ड बस आ गई है, जिसमें आपका ये देखें PID, अब पहले तो PID इधर था ना कंट्रोल में, अब देखें PID आपका फील्ड में चला गया। तो ये आपका बेनिफिट है फाउंडेशन फील्ड बस का, कि यहाँ से इस ट्रांसमीटर ने इस वेल्व को इस लूप के थ्रू कंट्रोल कर लिया, और ये डिसीजन आपका फील्ड में ही हो रहा है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे शेयर हो रही है। प्रोफिबस भी सीमेंस का बेसिकली है एक
जो है स्टैंडर्ड, लेकिन ये ओपन सोर्स है, बहुत सारे वेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं। दी फॉलोइंग क्लेम्स आर मेड फॉर दिस कम्युनिकेशन सिस्टम ओपन स्टैंडर्ड। प्रोफिबस एडहेयर्स टू दी OSI, ठीक है, ये OSI मॉडल होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, एंड इंश्योर्स दैट डिवाइसेस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेंडर्स कैन कम्युनिकेट टुगेदर ईजिली एंड इफेक्टिवली वेंडर इंडिपेंडेंट। यानी ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सीमेंस के डिवाइसेस ही इस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पर कोई भी मतलब बहुत सारे कर सकते हैं वेंडर्स के। नाउ स्टैंडर्डाइज्ड अंडर यूरोपियन रेफरेंस EN 50170 वॉल्यूम 2 optimized for instrumentation area. It focuses on communications at the controller instrument level. अच्छा, अब इसमें क्या है कि प्रोफिबस में क्या है, फॉलोइंग क्लेम्स इसके बारे में क्या किए जाते हैं। द इजी मेंटेनेंस है, इट प्रोवाइड्स अ कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल द वे फ्रॉम द फील्ड टू द सेल लेवल बिटवीन द फील्ड एंड फैक्ट्री अपर लेवल, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसमें आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्टिव एसोसिएशन विद द प्लांट्स फॉर एक्सटेंशन थ्रू ग्लोबल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली विद फाइबर ऑप्टिक्स एंड इंट्रिंसिक सेफ्टी। अच्छा, इंट्रिंसिक सेफ्टी क्या चीज़ होती है? इंट्रिंसिक सेफ्टी ये होती है कि जैसे ऑयल एंड गैस में अगर आपका एरिया में, प्लांट का जो एरिया है वहाँ पे जो ट्रांसमीटर लगा है वहाँ पे स्पार्क नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ स्पार्क होगा तो वहाँ अगर गैस हुई तो धमाका हो सकता है। तो इंट्रिंसिक सेफ्टी का मतलब ये होता है कि आपका जो लूप होता है उसमें आप करंट को बहुत कम कर देते हैं, इतना उसका लेवल कम कर देते हैं कि वोल्टेज पूरे रहते हैं लेकिन करंट का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से कि अगर अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता भी है तो उससे धमाका नहीं होता, यानी उससे स्पार्क, बेसिकली धमाके से मुराद है स्पार्क नहीं उससे जनरेट होगा। तो डैट इज़ नोन एज इंट्रिंसिक सेफ्टी। तो इसमें इसके पूरे सेफ्टी बैरियर्स लगे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका इंट्रिंसिक एरिया है तो आपकी जो ट्रांसमीटर और कंट्रोल रूम के दरमियान एक डिवाइस आप लगा दोगे जिसको बोलते हैं सेफ्टी बैरियर। तो उससे क्या होगा कि जब आपका अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी वजह से ट्रांसमीटर के अंदर फील्ड में, तो उससे स्पार्क जनरेट नहीं होगा, यानी उस करंट के जो लूप है उसमें इतनी जान ही नहीं होगी कि वो स्पार्क जनरेट कर सके। ये इसका बेसिक मकसद है, इसकी जो इसका कॉन्सेप्ट है। सर्टिफिकेशन, ऑल प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय इंडिपेंडेंट टेस्ट लेबोरेटरीज। ये देखें, एक आपको दिखा रहा है कि अब इसमें क्या है कि प्रोफिबस में दो तरह की होती है नॉर्मली, प्रोफिबस DP और प्रोफिबस PA। तो प्रोफिबस PA जो है प्रोसेस ऑटोमेशन वाली जो प्रोफिबस है वो आपकी जो है प्रोफिबस वो एरिया में यूज़ होती है। ये देखें, एरिया के अंदर जहाँ सेंसर्स वगैरह लगे हैं और क्लासिफाइड एरिया जो जैसे ऑयल एंड गैस है, क्लासिफाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आगे फर्दर थोड़ा सा हायर लेवल है जिस पे कंट्रोलर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर प्रोफिबस आपकी DP यूज़ हो गई है प्रोडक्शन साइड पे। तो प्रोसेस साइड पे प्रोफिबस PA और प्रोडक्शन साइड पे क्या है आपकी प्रोफिबस DP। और ये देखें, यानी कंट्रोलर्स की जो कम्युनिकेशन है वो प्रोफिबस DP पे आप करवा रहे हैं और सेंसर्स वगैरह की जो कम्युनिकेशन वो प्रोफिबस प्रोसेस ऑटोमेशन पे आप करवा रहे हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर है, एक आपका ये सीमेंस का एक आर्किटेक्चर है, आपके DCS का आर्किटेक्चर। तो अच्छा, अब इसमें DCS का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो ये ज़रूरी है क्योंकि आपने मशीन को चलाना है तो आपके पास इंटरफेस होना चाहिए, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ताकि आप उसके साथ जो है वो इंटरफेस कर सकें अपने कंट्रोल सिस्टम के साथ। पहले इस तरह के होते थे, उसके बाद मॉडर्न अब इस तरह के आ गए हैं। और ये एक मॉडर्न जो है DCS को शो कर रहा है। अच्छा, ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या होती है कि HMI इज एन इंटरफेस विच परमिट्स इंटरेक्शन बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ मशीन। ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस vary widely very widely from control panels for nuclear power plants to screen and input bottoms on a cell phone, या अपने लैब में भी यूज़ कर रहे हैं अपनी HMI KTP 700 है आई थिंक वो। अच्छा, two components are needed in a human machine interface. The first is an input. A human user needs some way to tell the machine what to do, to make requests to the machine and to adjust the machine. Examples: input devices, keyboards and toggle switches, touch screen. तो टच स्क्रीन होगी या इस पे बटन बने होंगे, आप उस बटन से इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं अपनी मशीन को। और इसमें आप जो टैग बना के अपने जो पैरामीटर्स हैं, प्रेशर लेवल, टेम्परेचर, फ्लो, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, HMI की फंक्शनैलिटी क्या होगी कि HMI ग्राफिकल ऑब्जेक्ट स्टेट प्रेजेंटेशन लिस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, जिसमें आपकी ये HMI बनी हुई है जिसके अंदर आप देखने एक वेसल है, फिर ये एक वेसल है, फिर आपके ये फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, और ये आपके टैग लगे हुए हैं जो उनकी रीडिंग्स बता रहे हैं सेंसर्स की। और ये आपका एक बटन लगा होगा जिसको आप राइट पे करें तो ये ऑटो पे चलना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट पे करें तो ये हैंड यानी मैनुअल पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर और कौन से ऑप्शंस होते हैं? ट्रेंड का ऑप्शन होता है इसके अंदर, आप ट्रेंड देख सकते हैं। आप इसकी जो है ट्रेंड से क्या मुराद है कि आप इसका पूरा ग्राफ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके साथ क्या हो रहा है इस पैरामीटर के साथ।
तो ऑपरेटिंग कमांड हैंडलिंग, ठीक है, चेंज बाइनरी कमांड, सेट पॉइंट्स, अलार्म्स एंड इवेंट्स। अलार्म का पूरी एक फील्ड है जिसमें आप अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम्स उसको बोलते हैं। आप अलार्म्स को कैटेगराइज करते हैं। एक वाइट नोटिफिकेशन होता है, कि येलो अलार्म होता है, एक रेड रेड अलर्ट होता है जिस पे ट्रिपिंग होती है, ठीक है। तो इट रिकॉर्ड स्पेसिफाइड चेंजेस एंड ऑपरेटर एक्शंस। हिस्ट्री डेटाबेस होता है, कीप रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेस वैल्यूज एंड फिल्टर इट। लॉगिंग, keep logs on the operation of the automation system. Reporting, generate incidental reports। अच्छा, तो अब इसके अंदर ये देखेंगे आपके सामने ये आ रहा है कि रिएक्टर एरिया ओवरव्यू, ठीक है। तो ये आपके पास एक HMI आ रही है रिएक्टर की, ये ट्रेंड आ रहे हैं नीचे, ये आपके पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, कि ये आपने इसकी खुद ही इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और फिर अलार्म्स एंड इवेंट्स। अब जिसमें आप देखें कि ग्रीन ग्रीन का मतलब ये है कि कोई मतलब ये नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं इसको। येलो का मतलब है कि अलार्म, समथिंग अब नॉर्मल बट नॉट दैट मच हाई इनफ। रेड का मतलब है कि भाई इस पे ट्रिप है, मतलब इसमें मशीन आपकी चलेगी। अच्छा, अब उसके बाद अलार्म्स एंड इवेंट्स कंसीडर द चेंजेस अकरिंग इन द प्लांट प्रोसेस और इन द कंट्रोल सिस्टम दैट आर वर्थ रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डेड चेंजेस कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स: इंफॉर्मेटिव, वार्निंग और ब्लॉकिंग। इंफॉर्मेटिव क्या है? नो एक्शन रिक्वायर्ड, प्रोडक्शन टर्मिनेटेड एट 11:09। वार्निंग, अ प्लांट कुड स्टॉप और बी डैमेज इफ नो करेक्टिव एक्शन इज टेकन सून। Blocking, the controller took action to protect the plant and further operation is prevented until until the reason is cleared। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि बाइनरी, व्हाट ट्रिगर्स एन अलार्म। अलार्म आता कब है? कि जब कोई प्रॉब्लम हो, अब नॉर्मल कंडीशन हो। तो बाइनरी चेंजेस ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल्स, ठीक है, इंडिविजुअल बिट्स, सम वेरिएबल्स बीइंग डेडिकेटेड टू अलार्म्स, रिसेप्शन ऑफ एन एनालॉग वेरिएबल दैट एक्सीड सम थ्रेशोल्ड, reception of an alarm message, computations in the operator workstations, calendar actions। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें ट्रेंड आ गया। ट्रेंड के बाद ट्रेंड में क्या होगा कि आपको शो होगा कि आपके वेरिएबल के साथ हो क्या रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरह से ग्राफ्स आपके सामने आ जाएंगे जो जिसे आप ट्रेंड्स अलाउ टू फॉलो द बिहेवियर ऑफ द प्लांट एंड टू मॉनिटर द पॉसिबल एक्सकर्जन्स मॉनिटर्ड प्रोसेस डेटा आर स्टोर्ड इन द हिस्टोरिकल डेटाबेस। अच्छा, हिस्टोरियन क्या करता है कि जी हिस्टोरियन कीप्स प्रोसेस रेलेवेंट डेटा एट लोअर granularity than the trend recorder but with a larger quantity. Data from different sources is aggregated to one database, normally using data compression to keep storage costs low. Data are analyzed according to calculation engines to retrieve matrices, performance indicators, quality monitoring, analysis of situations। अच्छा, इंटरनल मेमोरी क्या होती है कि इंटरनल जो मेमोरी इसके अंदर होती है आपके HMI के अंदर, ठीक है, रैम रोम दोनों ही होती हैं। तो रैम क्या होती है कि पावर अगर चली जाए तो वो उड़ जाती है, रोम रहती है आपकी, परसिस्ट करती है। अच्छा, अब ये देखें कि ये एक आर्किटेक्चर दिखा रहा है कि जिसके अंदर ये आपका इंजीनियर बैठा है, इसमें चेंजेस कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है, प्रोसेस डेटा एंड बेस आ गई, एक्चुअलाइजेशन, जो प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपकी वर्किंग हो रही है, उसके स्टेट लॉगिंग है, ट्रेंड प्रोसेसिंग है, अलार्म्स एंड लॉगिंग है, अलार्म्स प्रोसेसिंग है, और इसकी जो मिमिक जो है, जो मिमिक्स हैं HMI के अंदर वो से बन रहे हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, अब इसके HMI के कनेक्शंस की तरफ देखते हैं कि इसमें आप देखें एक HMI अगर PLC से आपने कनेक्ट की हुई है तो वो किस तरह से होगी आपकी RS-232, RS-485, RS-422। ये 3 प्रोटोकॉल्स बड़े मशहूर हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स की मेरे वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि RS-232 क्या होता है, RS-485 क्या होता है, RS-422 क्या होता है। ये बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन केबल है, ठीक है, ये नहीं आपकी HMI PLC से इससे कम्युनिकेट करेगी, और पावर आपको देनी पड़ेगी 24 वोल्ट सप्लाई, यानी पावर दें और कम्युनिकेशन करवाएं इसकी। तो HMI के मतलब इतना ही। तो आज हमने जो बेसिकली डिस्कस किया है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोलर्स लगे होते हैं, जो कि PLCs के बाद नेक्स्ट उसका वर्जन आता है DCS, ठीक है। उस DCS के अंदर और फिर DCS की जो कम्युनिकेशंस होती हैं फील्ड डिवाइसेस के साथ, वो आज हमने डिटेल में डिस्कस की हैं।
और इसके इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इससे जो नेक्स्ट वर्जन है स्काडा सिस्टम्स, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। स्काडा सिस्टम्स हैं, सेफ्टी सिस्टम्स हैं, और फाइनली हमारा कोर्स के एंड पे हम जो एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिसमें आपका फजी लॉजिक है, न्यूरल नेटवर्क कंट्रोल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।